अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं फ़िलासफ़ी की बुक का पार्ट टू के अंदर जो ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम साइकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करने लगे हैं अब एग्जिस्टेंशलिज्म, जो जर्नल फ़िलासफ़ी थी, ये आखिरी रहती है। इसके बाद एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं। फिर इसके बाद जो है स्टाइल्स ऑफ फ़िलासफ़ीज़ एंड एरियाज़ ऑफ फ़िलासफ़ीज़ वो रहते हैं। इस तरह से ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो बात करेंगे एग्जिस्टेंशलिज्म। ये फ़िलासफ़ी जो है जर्नल फ़िलासफ़ी है, और ये फ़िलासफ़ी जो है ये किर्केगार्ड, जेन पॉल सार्टे और कार्ल जैस्पर ने इसको पेश किया था। और इसका जो है सेंट्रल करैक्टर, इसमें जो है सेंट्रल पॉइंट वो इंसान को, यानी ह्यूमन बीइंग को जो है वो रखा गया है कि इंसान जो है वो मरकज़ी किरदार है इसके अंदर, और इंसान को जो है मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। ये भी जो है फ्रीडम को जो है ज़्यादा तरजीह देते हैं, आज़ादी को। ये कहते हैं कि एग्जिस्टेंस इज़ अल्टीमेट, इनके वजूद जो है ये असल हतमी शक्ल इसकी होती है और इसकी ज़्यादा अहमियत है। और आगे ये भी कहते हैं कि नो बॉर्न ह्यूमन नेचर, कि इंसान जो है अपने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप में तब्दीली खुद ले आएगा, ना कि ये कि वो इब्तदाई जो वैल्यूज़ हैं उसी को अडॉप्ट करके पैदा होते ही वो उसमें उसके अंदर वो शिफ्ट हों और उनको लेकर आगे चलता रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि वो बदलाव जो है अपने आप में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो माहौल के साथ रहकर एडजस्टमेंट करने के बाद जो है वो ख़ुद ही बदलाव ले आएगा। और ये भी कहते हैं कि इट इज़ अ मैन्स नेचर टू एग्जिस्ट इंडिविजुअली ऑफ मैन इज़ सुप्रीम, क्योंकि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है और उसकी जो नेचर है उसको एग्जिस्ट करना होता है, उसका वजूद तभी है जब वो अपनी अहमियत को जानेगा, अपनी जो है सुपरमेसी को जानेगा, तो तब उसको जो है वो दर्जा मिल पाएगा। और इसमें जो है मैन इज़ सेंट्रल दैन ट्रुथ आर लॉज, कवानीन जो हैं वो कहता है कि वो सानवी हैसियत रखते हैं, जबकि इंसान जो है उसकी अपनी ज़ाती जो है अहमियत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोशल लॉज। इसके बाद ये भी है कि मैन मस्ट क्रिएट हिम फॉर हिमसेल्फ, वो अपनी ज़ात के लिए ही अपने आप को, यानी कि अपनी ज़ात की जो है वो इस्लाह करता है। जिस तरह से वो मास्लो ने थ्योरी दी थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, इसी तरह से इसको भी अब कह सकते हैं। इसमें जो है वो अपनी ज़ात के अंदर वो घूम रहा है कि अपनी ज़ात को जो है संवारने की कोशिश करता है, और उसमें उसकी ज़ात जो है वो ही जो है वो सेंट्रल पॉइंट पे है, और उसको जो है उसका फोकस मेन जो है इसी पे है कि अपने, यानी कि जो भी वो करेगा अपनी ज़ात के लिए करेगा, जो भी करेगा अपने फ़ायदे के लिए करेगा। मैन इज़ अ मेकर एंड मास्टर ऑफ कल्चर, और कहता है कि मैं इंसान जो है वो कल्चर को ख़ुद बनाता है, ना कि कल्चर इसको। वो कल्चर जो है उसको ख़ुद संवारेगा, ख़ुद बनाएगा। और ये होम एजुकेशन को जो है ये प्रायोरिटी देते हैं स्कूल एजुकेशन पर, कि स्कूल एजुकेशन जो है वो इतनी बेहतर नहीं है, बल्कि जो है घर में रहकर बच्चे को, अगर उसकी फैमिली के अंदर, उसके सराउंडिंग्स के अंदर, इन्वायरमेंट में रहकर उसकी जो है फ्रेंड्स एंड पीयर्स जो हैं उसके, और उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उसमें, उनमें वो घुल मिल कर रहेगा और इस तरह से सीखेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद ये भी कहते हैं कि मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हिम हर डूइंग्स, कि अपनी जो भी वो काम करता है उसका ज़िम्मेदार इंसान खुद है। यानी कि टोटल वो कहता है कि रिस्पॉन्सिबल है वो इंसान जो है, एक मर्द या औरत जो भी है या बच्चा है, तो वो कहता है कि अपने काम का खुद ज़िम्मेदार है। वही बात इसमें आ गई कि इसमें जो है सेंट्रल पॉइंट जो है उस पे जो है वो ख़ुद जो है स्टूडेंट खड़ा है, कि उसको मुकम्मल आज़ादी है इसमें, और वो अपने आप को ख़ुद संवारेगा, ख़ुद बनाएगा। फ्रीडम इज़ द सोर्स ऑफ अल्टीमेट वैल्यूज़, कि जो हमारी अक़दार हैं उनकी जो है, उनकी जो ज़रिया है वो क्या है, आज़ादी है। कहता है आज़ादी के ज़रिए से जो है तमाम जो है वैल्यूज़ उनको अल्टीमेटली जज किया जाना चाहिए, ना कि कोई स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए।
एम्फसिस ऑन एस्थेटिक सेंस एंड नॉलेज, और इसका ज़ोर जो है ज़्यादातर फोकस जो है वो जमालियात पर है। जमालियाती सेंस जो है, जमालियाती शऊर जो है उसका या इल्म जो है, तो उस पर इसका फोकस है। और इसके अलावा ये फ्रीडम पर जो है और सेल्फ डायरेक्शन पर जो है ये बिलीव करती है ये फ़िलासफ़ी, कि अपने आप को डायरेक्शन हमने ख़ुद देनी है। इंसान जो है ख़ुद अपने लिए कारसाज है और अपने लिए वो ख़ुद जो भी करेगा अपनी मर्ज़ी के साथ करेगा। मैन कांट, ये लाइन जो है इसको ये ज़ाहिर करेगी इसको, कि मैन कांट एक्सेप्ट रेडीमेड कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, कि कोई भी जो है ऐसा तसव्वुर जो है वजूदियत का जो पहले से तैयार है वो उस पर जो है इंसान का यकीन नहीं होगा, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से बनाएगा। अपनी मर्ज़ी से अपना माहौल जो है उसमें वो एडजस्ट होगा और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसको डालेगा, संवारेगा। तो ये इस थ्योरी का जो है वो सेंट्रल करैक्टर है, सेंट्रल पॉइंट है। और ये क्या है कि ये 20वीं सेंचुरी की लेटेस्ट फ़िलासफ़ी है, लेटेस्ट फ़िलासफ़ी और यंगेस्ट फ़िलासफ़ी इसको कहा गया है। तो इसके अंदर करिकुलम जो है अगर उसकी हम बात करें तो इसमें करिकुलम फोकसेस ऑन इंडिविजुअल एंड रिलेशनशिप, के फ़र्द और आपस में उसके ताल्लुक़ जो है इसको इस्तवार करना है, क्योंकि इन्होंने आज़ादी दी है। और इसमें कहा गया है कि वो मुआशरे के अंदर रहकर अपना आप ख़ुद संवारेगा और साथ में अपना मुआशरा भी ख़ुद डेवलप करेगा। तो अगर ऐसी बात है तो फिर क्या है कि इसमें उसका निसाब भी वैसा होना चाहिए जिसमें इंडिविजुअल यानी फ़र्द और उसका रिलेशन जो है उसको ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। इसके अलावा एम्फसिस ऑन फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ करिकुलम, कि वो अपनी मर्ज़ी से मनमानी से, वही बात जो पहले मैंने की कि अपनी मनमानी से अपनी मर्ज़ी से जो है वो इख्तियार करेगा निसाब को, जो उसको ज़रूरी लगता है, जो जिसको जो चीज़ उसको पसंद है वो उसको अडॉप्ट करेगा, जो इसको नहीं पसंद वो उसको क्या डिनाई करेगा। तो उस हिसाब से अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है जो जिसको मेरे को वो अच्छा लगेगा वो उसको पढ़ेगा, अदरवाइज़ उसको रिजेक्ट करेगा। तो करिकुलम इस तरह से। और टीचर की बात करें तो इसमें क्या है कि चाइल्ड इज़ सेंट्रल दैन टीचर, कि टीचर जो है जो इसको प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी जो है वो स्टूडेंट को है इसमें। तो इसमें स्टूडेंट अपनी मनमानी करेगा, टीचर जो है जस्ट एज ए फैसिलिटेटर होगा, नॉट अ डायडैक्टिक जो है अथॉरिटी। वो एक ऐसा जो है एक अथॉरिटेटिव उसकी अथॉरिटी नहीं होगी कि जिसमें जो है वो अपनी मर्ज़ी से रूल्स जो है उनको इम्प्लीमेंट करे, बल्कि वो क्या करेगा कि उसमें जो है बच्चे की जो है वो मनमानी जो है उसके मुताबिक उसको डालना पड़ेगा अपने आप को, टीचर को भी, और बच्चे की ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो पढ़ाएगा और उसको फैसिलिटेट करेगा। अब रही बात टीचिंग मेथड की, तो टीचिंग मेथड की बात करेंगे तो चूँकि ये सेंट्रल पॉइंट पे जो है खड़ा वो चाइल्ड है, तो इसलिए टीचिंग मेथड भी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन होने चाहिए। बच्चों की ख्वाहिशात के मुताबिक मेथड भी वही होंगे जो बच्चे को पसंद होंगे, चाहे वो एक्टिविटी वाला मेथड इख्तियार करना चाहें, चाहे जो है वो गेमिंग मोड में आना चाहें, जिस तरह से वो पसंद करें वो उस तरह से जो है डायरेक्ट मेथड इख्तियार करना चाहें, फील्ड ट्रिप का इख्तियार करना चाहें, तो प्रोजेक्ट मेथड करना चाहें, तो बच्चों की जो है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मेथड भी यूज़ होगा। तो ये थी जो है हमारे पास 5 फ़िलासफ़ीज़ जो हैं जर्नल फ़िलासफ़ीज़। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़। अब एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ और जर्नल फ़िलासफ़ीज़ पे सेपरेटली जो है ये लेक्चर भी मौजूद हैं, आप इसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इसमें जो है वीडियोज़ के अंदर, और बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, एरियाज़ ऑफ फ़िलासफ़ीज़ भी किए हुए हैं, और इसके अलावा जो है स्टाइल्स ऑफ फ़िलासफ़ी ये भी सेपरेट लेक्चर भी हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम सेव हो और इकट्ठे ही आप सब्जेक्ट पूरा फ़िलासफ़ी का टच करें, तो इसमें इसलिए मैंने इसको दोबारा से रीअरेंज किया इसको। तो इसमें जो पहली फ़िलासफ़ी है एजुकेशनल फ़िलासफ़ी वो है पेरिनियलिज़म। पेरिनियलिज़म जो इसमें पहले जो मैंने फ़िलासफ़ीज़ दी हैं वो इंग्लिश में हैं, तो इसको मैं ज़रा उर्दू में आसान लफ्ज़ों में इसको जो है बयान करने की कोशिश करता हूँ। पेरिनियलिज़म जो है इसका मतलब है एवर लास्टिंग, और इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये फ़िलासफ़ी जो है ये जो आइडियलिज़म और रियलिज़म इसी को ये फॉलो करती है, और इससे ये दोनों से जो है मिलकर या यहाँ से ही निकली है। तो पेरिनियलिज़म जो है इसका मतलब है एवर लास्टिंग, और ये वैल्यूज़ जो है
वैल्यूज़ बेस्ड है, कि ये वैल्यूज़ को जो है, और वो भी एवर लास्टिंग और परमानेंट वैल्यूज़, उसको ये फॉलो करती है कि इक़दार जो हैं वो मुस्तकिल होनी चाहिए, उनमें तब्दीली नहीं हो, और निसाब भी जो ऐसा हो जिसमें चेंजिंग ना आए। और इसके अलावा किताबें जो हैं, अजीम फ़लसफ़र जितने भी हैं, जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो किताबें हैं जो बड़ी मशहूर ज़माना हैं, उनको मुताले में लाया जाए और वो मुस्तकिल पर रहें और उनमें तब्दीली ना आए। क्लासरूम का इन्वायरमेंट भी जो है अनचेंजेबल हो, उसमें तब्दीली ना आए, बल्कि वो क्या है, एवर लास्टिंग हो, हमेशा हमेशा के लिए वही हो। स्टूडेंट बदलते रहें लेकिन निसाब जो है ना बदले। इसके अलावा इसके कुछ पॉइंट्स वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे कि स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स है। इसमें जो है मैंने पहले अर्ज़ किया कि कहता है कि मशहूर किताबें जो हैं, जिनमें वो शारा आफाक जितनी भी कुतुब हैं, उनका जो है वो मुताला इसके फ़िलासफ़ी का हिस्सा रहा है। और स्ट्रिक्ट क्लासरूम डिसिप्लिन है, जैसा कि पहले आइडियलिज़म के अंदर था एसेंशियल, अपना दूसरा जो है रियलिज़म के अंदर भी ऐसे था कि वो चूँकि टीचर सेंटर्ड थी फ़िलासफ़ी, इसी वजह से जो है उसके अंदर टीचर जो है वो एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है, और इसलिए इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली स्ट्रिक्ट होता है। वहाँ पे डिसिप्लिन जो है, वहाँ पे जो है फ्लेक्सिबल होगा, जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो उसका पॉइंट सेंटर होगा और वो रिलैक्स्ड होगा, और वो स्टूडेंट सेंटर्ड फ़िलासफ़ी होगी, वहाँ पे जो है डिसिप्लिन जो है वो फ्लेक्सिबल होगा, अदरवाइज़ जो है लचकदार। लेकिन जो है जहाँ पे स्टूडेंट की बजाय स्टूडेंट पैसिव हो और टीचर एक्टिव हो और टीचर सेंटर्ड फ़िलासफ़ी हो, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन जो है वो स्ट्रिक्ट होता है। तो इस फ़िलासफ़ी के अंदर भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी स्ट्रिक्ट जो है डिसिप्लिन है। जैसे हम पीछे पहले जनरल फ़िलासफ़ीज़ के अंदर पढ़ चुके हैं कि आइडियलिज़म के अंदर और रियलिज़म के अंदर इन्वायरमेंट भी ऐसा था कि स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किया जाता है। इसके बाद वही जो पहली बात कि एम्फसिस ऑन एवरलास्टिंग रियलिटीज़ है, और फोकस जो इसका किस पे है, ओल्ड थिंग्स पे, और अकर अगेन एंड अगेन। एक तो पुरानी अशिया, जो पुराने जो है पुराने ख़यालात, पुरानी तजावीज़ और पुराने जो है तब तमाम तरह का मटेरियल, और वो भी दोबारा अगेन एंड अगेन रिपीट होने वाला, उसमें चेंजिंग ना आए, तो इस पे ये फोकस करती है। और परमानेंसी पे इसका जो है ना, इसके अलावा फोकस है, परमानेंसी इज़ मोर रियल दैन चेंज। ये कहते हैं कि इसमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो परमानेंट ही हो, बार बार। यानी कि आप यूँ कह लीजिए कि अगर मैट्रिक का सिलेबस है, तो अगर आज पढ़ाया जा रहा है तो आइंदा 20 साल बाद भी वही होना चाहिए, उसमें तब्दीली कोई ना हो, तो वैसा का वैसा ही हो। स्टूडेंट बदलते रहें लेकिन निसाब ना बदले, और टीचिंग मेथड्स भी ना बदलें, उस्ताद बदलते रहें। तो इनका कहने का मकसद ये है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल आसान अल्फाजों में समझाऊँ। प्रिपेयर स्टूडेंट्स रैशनली एंड स्पिरिचुअली। अब देखिए इसमें ये जो बात आई रैशनली एंड स्पिरिचुअली, अगर इस बात को हम लें तो जैसे वो आइडियलिज़म के अंदर बातें आई, वही कि वो स्पिरिचुअल जो है वो कहते हैं वर्ड, और रैशनल वर्ड उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं। वो कहते हैं कि ये रियल वर्ड यही है, जबकि जो है जो सामने नज़र आ रही फिनोमिनल वर्ड, वो कहते हैं कि सर्वाइल कापी है। तो अब यही बात इन्होंने भी की कि वो कहते हैं कि इसको इनकी प्रायोरिटी है कि स्पिरिचुअलिटी को जो है, रूहानियत को जो है वो ज़्यादा तरजीह देते हैं। ख़यालाती चीज़ें जो हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो हैं, इन पे इनका ज़्यादा फोकस है। इसके अलावा एम्फसिस ऑन रीजनिंग, थिंकिंग, मेमोरी। वही बात कि माइंड से लिंक होता है इनका, कि जो चीज़ें ख़यालात की दुनिया में हैं वो रियल हैं, जबकि जो सामने नज़र आ रही हैं तो कंक्रीट अशिया जो हैं, वो कहता है कि ये चीज़ें जो हैं कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रियल नहीं हैं। एजुकेशन इज़ कंस्टेंट लाइक ह्यूमन नेचर। जैसे इंसान की फितरत है, यानी कि वो सेम रहती, इसी तरह से एजुकेशन भी एक जैसी जो कंस्टेंटली चले, उसमें बदलाव ना आए। मोस्ट कंजर्वेटिव इनफ्लेक्सिबल फ़िलासफ़ी है ये, कि इसमें जो है वो, इसको हम कहते सकते हैं कि दकियानूसी ख़यालात इस तरह के कि इसमें तब्दीली ना आए, और एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाना, उसमें तब्दीली ना आए, और फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, लचक ना हो, इनफ्लेक्सिबिलिटी हो, इनफ्लेक्सिबल हो। तो ये फ़िलासफ़ी भी इस तरह की है। ये आगे ये भी कहते हैं कि ह्यूमंस आर सेम, देयर फंक्शंस आर सेम, सो एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन। कि जिस तरह से तालीम, इंसान एक जैसे हैं, उनके काम करने के तरीक़ाकार एक जैसे हैं, तो तालीम भी तो हर जगह पे सब के लिए एक जैसी होनी चाहिए। एजुकेशन इज़ नॉट इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन फॉर इट।
प्रिपरेशन फॉर इट कहते हैं। ये कहते हैं कि ये इमिटेशन नहीं है, इमिटेशन फॉर लाइफ नहीं है, बल्कि ये क्या है, इसके लिए तैयारी है। प्रिपरेशन फॉर इट ज़िंदगी के लिए तैयारी है। ज़िंदगी की जो है कहता कि ज़िंदगी से उसकी नकल करना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार करना या ज़िंदगी के लिए तैयारी करना जो क्या है कि ये एजुकेशन है। अब इसी बात को जो है आगे जॉन डेवी रिजेक्ट करते हैं। आगे जब हम बात करेंगे प्रोग्रेसिविज़म की, तो वो वहाँ पे ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो कहता है कि नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट लाइफ इटसेल्फ। वहाँ पे ये कह देता है जॉन डेवी कि ज़िंदगी के लिए तैयारी नहीं है, बल्कि ख़ुद ज़िंदगी ही है जो है वो एजुकेशन कहलाती है। तो एजुकेशन वो को ज़िंदगी कहता है, वो कि लाइफ है वो, नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, यानी कि लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए तैयारी नहीं, बल्कि खुद ही ज़िंदगी है। तो वो आगे प्रोग्रेसिविज़म में कहेगा। जबकि पेरेनियलिज्म के अंदर क्या कहते हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट ए इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन फॉर इट। नेक्स्ट इसमें जो है अगर हम बात करें टीचर की, तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है ये। टीचर जो है वो अपने आइडियाज़ को अपनी जो है स्ट्रेंथ और अपनी स्किल्स के मुताबिक जो है पढ़ाता है और उसको स्टूडेंट तक को डिलीवर करता है। तो ज़ाहिर बात है, जब अगर ऐसी बात होगी तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो भी स्ट्रिक्ट किस्म के होंगे। तो इसमें जो है तभी वो आगे जो है अच्छी तरह से कन्वे कर पाएगा और स्टूडेंट पे अपना जो है अपना होल्ड रखेगा। तो अब टीचिंग मेथड इसमें जो है सोक्रेटिक डायलॉग है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग मेथड, आपस में सवालात करना, डायलैक्ट यानी मनाजरा वगैरह आपस में करना और सवाल और जवाब करना। तो इसमें जो है टीचर जो है सवाल करता है, फिर बच्चे उसको जवाब देते हैं इस तरह से, और बच्चे आपस में सवाल और जवाब करते हैं, और बच्चे उस्ताद से भी सवाल कर सकते हैं, उस्ताद उनको रिप्लाई दे सकता है। तो अब इसकी अगर बात करें करिकुलम की, तो इसमें रीडिंग, ग्रेट थिंकर्स ऑफ हिस्ट्री, मैथ है, साइंस है, म्यूज़िक और सोशल स्टडी, तो ये इसके जो हैं मेन सब्जेक्ट्स हैं। अगर इनकी हम बात करें इनके एक्सपोनेंट्स की, तो जो इनके बानी थे उसमें मैरिटन हैं, एडलर हैं और हचिंस हैं। इनका नाम जो है सर फहरिस्त है और इन्होंने इसको पेश किया था। तो ये सबसे ओल्डेस्ट अगर बात करें ओल्ड थ्योरी है, फ़िलासफ़ी है एजुकेशनल। अब दूसरी तरफ जो है जैसे कि आइडियलिज़म जो है वो ओल्ड है उसमें, तो ये जो है एजुकेशनल फ़िलासफ़ी के अंदर जो है ये सबसे चूँकि इन्होंने जो है उसको फॉलो किया है आइडियलिज़म को, और जो रियलिज़म उनसे जो है इन्होंने असर कबूल करने के बाद अपनी थ्योरी पेश की थी। आगे नेक्स्ट हमारे पास है एसेंशियलिज़म। एसेंशियलिज़म के सबसे पहले बात करते हैं बानी की, तो इसके बानी जो हैं वो हैं विलियम बैगले। और विलियम बैगले जो थे ये अमेरिकन थे, और इस बिहार पे अगर कहा जाए तो ये जो है अमेरिकन फ़िलासफ़ी है। इसका जो है स्ट्रेस किस पे है, स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन के आपस में जो है अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन जो है वो क्या है, मेंटली डिसिप्लिन होना चाहिए कि दिमाग जो है इंसान की सोच जो है वो उसको जो है पूरे तरीके से नफ्ज़ व ज़ब्त के साथ उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और जब ज़ाहिर बात है अगर सोचो विचार आपके जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना एटिकेट्स और आपका बिहेवियर और आपके एटीट्यूड जो है वो भी जो है इस हिसाब से होगा कि वो अंडर कंट्रोल कंडीशन होगा। नेक्स्ट ये भी कहते हैं कि नॉलेज कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, कि सख्त मेहनत के बाद जो है इल्म हासिल होता है। और इसका जो है अगर असेंशियल लफ्ज़ की बात की जाए तो असेंशियल का मतलब होता है लाजमी, लाजमी। तो ये सिंपल सी बात, इसमें अगर डिटेल में ना भी जाएं तो इसी लफ्ज़ पे अगर गौर करें तो ये उन चीज़ों की तलाश करते हैं जो ज़िंदगी के अंदर लाजमी हैं। चूँकि ये अमेरिकन थे तो इनकी आपको पता है कि इनके ये एक अपनी एक साइकी है कि ये कहते हैं कि जो चीज़ें आपके काम की हैं, फ़ायदा मंद हैं, उनको अडॉप्ट कर लो, जो आपको काम की नहीं है, आपके फ़ायदे के लिए नहीं है, तो उनको छोड़ दो। तो अब ये भी इसी को फॉलो करते हैं, और ये फॉलो करते हुए ये कहते हैं कि जो असेंशियल चीज़ें हैं, जो ज़रूरी हैं, वो क्या हैं, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होने चाहिए, आपकी तालीम का हिस्सा। बाकी जो चीज़ें हैं उनको हमने रिजेक्ट करना है, उनके ऊपर तवज्जो नहीं देनी। अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर क्या है कि एम्फासिस ऑन यूज़फुल कल्चर एंड स्किल्स, कि जो मुफीद कल्चर है, सकाफ़त है हमारी, तो और साथ में महारतें, स्किल्स जो हैं, जो यूज़फुल हैं, फ़ायदा मंद हैं, ज़रूरत की हैं, जो हमारे काम की हैं, उनको हमने इख्तियार करना है, बाकी को हमने इग्नोर करना है। नेक्स्ट क्या है, फोकस ऑन टीचिंग ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन, एसेंशियल वैल्यूज़ ऑफ पास्ट, यानी कि
वो मालूमात जो ज़रूरी हैं और वो वैल्यूज़ जो माजी का हिस्सा हैं, तो वो जो है उन पे फोकस होना चाहिए और वो पढ़ाई जानी चाहिए। अब टीचर जो है इसमें फिर एक्टिव है इसके अंदर भी, और ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। और स्टूडेंट जो है इसमें पैसिव हैं और वो जस्ट एज ए लिसनर हैं, और पैसिव इनका रोल है। टीचिंग मेथड की बात करेंगे तो ये सोक्रेटिक मेथड है और डायरेक्ट मेथड है। जितने भी स्ट्रिक्ट रूल्स वाले आए हैं फिलासफीज, उसके अंदर जो है वो मोस्टली जो यूज़ हुआ है वो सोक्रेटिक टेक्निक यूज़ हुई है, सोक्रेटिक मेथड यूज़ हुआ है, जिसके अंदर क्वेश्चनिंग आंसरिंग की टेक्निक है कि सवाल और जवाब के ज़रिए से इल्म पहुँचाना और इल्म को जज करना। अगर करिकुलम की बात करें तो उसके अंदर रीडिंग है, राइटिंग है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं और टेक्नोलॉजी, यानी कि वो चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और ज़िंदगी का लाजमी पार्ट हैं, तो वो कहलाती हैं, इसका जो है वो करिकुलम कहलाती हैं। तो ये थी एसेंशियलिज़म। नेक्स्ट हमारे पास जो फ़िलासफ़ी है वो है एजुकेशनल फ़िलासफ़ी में प्रोग्रेसिविज़म। तो जैसे मैं पहले भी इसका जो है रेफरेंस दे रहा था, तो ये प्रोग्रेसिविज़म के एक्सपोनेंट जो हैं वो हैं जॉन डेवी। इसको जॉन ड्यूवी पे भी कहते हैं और जॉन डेवी पे कहते हैं। तो जॉन डेवी जो हैं इन्होंने प्रोग्रेसिविज़म को पेश किया, और ये प्रोग्रेसिविज़म जो है ये प्रैग्माटिज़म से जो है ये अडॉप्ट की गई है, उसी से ली गई है, क्योंकि प्रैग्माटिज़म जो है उसमें उसको भी पेश करने वालों के अंदर जो एक्सपोनेंट एक जो हैं वो जॉन डेवी उसमें भी हैं। तो यहाँ पे भी जो है जॉन डेवी ने इसको पेश किया है फिलासफी। ये वो पहली प्रैग्माटिज़म जो है वो जर्नल फिलासफी है, जबकि प्रोग्रेसिविज़म जो है ये एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है। अब इसको जॉन डेवी ने पेश किया, और जॉन डेवी जो हैं ये 1859 में अमेरिका में पैदा हुए थे, और इसकी जो डेथ है वो 1952 है, और ये अमेरिका के अंदर उनकी डेथ हुई थी। और ये अमेरिकन फ़िलासफ़ी है, अमेरिकन फ़िलासफ़ी है। और ये जैसा कि प्रैग्माटिज़म के अंदर आया है कि प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए और आज़ादी होनी चाहिए, तो ये सारी बातें जो हैं सेम जो हैं इसमें भी रिपीट होंगी। तो ये चूँकि उसी से ली गई है, तो इसलिए अगर हम बात करेंगे तो ये भी वैसी ही है जैसी पहले जनरल फ़िलासफ़ी थी। तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट है, वही जो बात मैंने की कि स्टूडेंट को आज़ादी होगी इसमें, और ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। नेचुरल एनवायरनमेंट होगा कि इसमें जो है आज़ादी के साथ वो अपनी ऑब्जर्वेशन को यूज़ करेगा, अपनी सेंसेस को यूज़ करेगा, परसेप्शन का यूज़ करेगा बच्चा, और इसके बाद जो है अपने गौर व फिक्र के बाद चीज़ों को सीखेगा, उसको आज़ादी होगी। टीचर इज़ फैसिलिटेटर। टीचर जो एज ए गाइड, एज ए फैसिलिटेटर जो है वहाँ पे काम करेगा, वर्कआउट करेगा, और बच्चों को जो है फैसिलिटेट करेगा, मोटिवेट करेगा, और वहाँ पे जो है वो बच्चे एक्टिव होंगे, टीचर वहाँ पे पैसिव होगा। इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगी यहाँ पे, क्यों आपस में बाहमी ताल्लुक़ होगा। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि प्रैग्माटिज़म के अंदर और प्रोग्रेसिविज़म के अंदर इन्होंने डेमोक्रेसी को फॉलो किया है, क्योंकि इनकी जो है ना बुक थी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, उसके अंदर उसने ना यही बात की थी कि तालीम के अंदर डेमोक्रेसी को भी उसने ये फॉलोवर है, उसको ये फॉलो उसने किया है, तो इसलिए इसकी दोनों फ़िलासफ़ीज़ के अंदर ये बात लाजमी है। तो ये कहता है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट कब आएगी कि आप अफराद आपस में जब मिलेंगे तो आपस में गुफ्तो शनीद के बाद, आपस में डिस्कशन के बाद, कोऑपरेशन के बाद, आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन होगी इनके से, तो इसमें इनके ताल्लुकात जो हैं वो डेवलप होंगे, रिलेशनशिप्स जो हैं वो डेवलप होंगे। तो ये इसमें डेमोक्रेसी का एलिमेंट भी पाया जाता है। इसके अलावा ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, पहले भी बात की कि बच्चे को इसमें सेंट्रल करैक्टर है इसका, और इट इज़ डायनामिक नेवर स्टैटिक, कि इसमें जो है ये मुहर्रिक की हैसियत रखती है, इसमें तहरीक है ना कि स्टैटिक, यानी एक जगह पे रुकी हुई अटकी हुई बात इसमें नहीं है, बल्कि इसमें जो है वक्त के साथ साथ बदलाव, तब्दीली, जैसा कि पहले जिक्र हुआ प्रैग्माटिज़म के अंदर भी था कि चेंज जो है इज़ द पार्ट ऑफ दिस फिलॉसफी। चाइल्ड इंटरेस्ट, नीड एंड लेवल मस्ट बी फोकस्ड इन दिस फिलॉसफी, कि इसमें बच्चे का शौक़ और ज़ौक़, उसकी ज़रूरत, उसका लेवल जो है मेंटल लेवल, उसको जो है उस पर फोकस किया जाना चाहिए, और इसका ये पार्ट है। आगे ये डिराइव्ड फ्रॉम प्रैग्माटिज़म है, कि पहले भी बात हुई कि प्रैग्माटिज़म जो फिलॉसफी थी जनरल फिलॉसफी, उसी से इसको लिया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इज़ चेंजिंग डे बाय डे,
कि इसमें जो है तब्दीली आनी चाहिए, जैसा कि इन्होंने पेरिनियलिज्म के अंदर कहा कि एवर लास्टिंग होनी चाहिए वैल्यूज़, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा कि नेचर ऑफ द ह्यूमन सेम है, इसीलिए तालीम भी एक जैसी होनी चाहिए, तब्दीली ना हो। लेकिन इन्होंने ये बात इसके अगेंस्ट कही कि ऐसा नहीं है, बल्कि चेंज इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तब्दीली जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जो है हमें स्टैटिक नहीं होना बल्कि डायनामिक होना है, मुतहर्रिकपन दिखाना है, मुतहर्रिक होना है और आगे बढ़ना है। जैसे हम यानी कि वर्कआउट करेंगे, काम करेंगे, प्रैक्टिकली वर्क होगा तो फिर क्या है, तब्दीली आएगी। स्कूल रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस, कि स्कूल को जो है डेमोक्रेटिक, जैसे पहले मैं जिक्र किया कि डेमोक्रेसी को ये फॉलो करते हैं। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल, कि जो इल्म तजर्बे से हासिल होगा वही हकीकी है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट इसमें है कि बच्चा इसमें एक्टिव है, टीचर इसमें पैसिव है। गेम्स, लेबॉर्ट्री, टिप्स, सिमुलेशंस वगैरह सारी इसमें यूज़ होती हैं। लाइफ इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस, ज़िंदगी जो है लगातार तरीके से तब्दील हो रही है, बदलाव उसमें आ रहा है, एक जगह पे रुकी हुई नहीं है। कोऑपरेटिव लर्निंग इसमें है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका हिस्सा है। फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक नॉलेज, ये जो है फ़िलासफ़ी, इसका फोकस जो है तजुर्बात पर है और साइंटिफिक जो है नॉलेज पर है इसका। और इसको नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहा जाता है और इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटलिज्म और इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी इसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है वो है रिकन्स्ट्रक्टिविज़म। रिकन्स्ट्रक्टिविज़म, अब इसको अगर गौर करें वर्ड के ऊपर तो ये है रिकन्स्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट होता है किसी चीज़ को उस्तवार करना, बनाना, तामीर करना, तो रिकन्स्ट्रक्ट दोबारा से तामीर करना, उसमें दोबारा से उसको नए सिरे से बनाना। तो रिकन्स्ट्रक्टिविज़म के अंदर भी यही बात है कि समाज के अंदर जो है एक यूँ समझ लीजिए कि बदलाव लाना चाहते हैं, चीज़ों को नए सिरे से बनाना चाहते हैं दोबारा से। तो इसलिए इस फ़िलासफ़ी को जो है एजुकेशनल फ़िलासफ़ी के अंदर यही बात कही गई है। और इसको जो पेश करने वाले हैं, इसके एक्सपोनेंट्स जो हैं उसमें ब्रैमल्ड हैं, काउंट्स हैं और फ्रायर हैं। इन तीनों ने इसको जो है, इसमें इनका मेन करैक्टर है, मेन इनका रोल है, तो इन्होंने इसको पेश किया। और इसका जो फोकस है वही चेंज है, तब्दीली है, बिल्डिंग अ जस्ट सोसाइटी के, एक अच्छे माशरे, अच्छे समाज की उन्होंने बिल्डिंग करनी है, इसको तामीर करना है, बनाना है, और डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट के तहत बनाना है इसको, कि इसमें आपस में जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ उन्होंने इसमें तब्दीली लानी है। आल्सो कॉल्ड सोशल रिकन्स्ट्रक्शन के, इसमें जो है समाज का दोबारा से, समाज की तामीर नौ है, ये माशरे को दोबारा ये उस्तवार कर रहे हैं। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर सोशल रेवोल्यूशन, के समाजी इनकलाब जो है ये भी स्टूडेंट के को तैयार कर रहे हैं कि वो समाजी या माशरे के अंदर एक ना इनकलाब लेके आए, तब्दीली लेके आए। तो ये इनका मकसद है, मोटो इनका ये है, टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मेक डिसीजन। अब जब जारी बात है बच्चे ने इनकलाब लेके आना है तो उसको ये भी बताना पड़ेगा कि किस तरह से फ़ैसले लेते हैं, फ़ैसले की यानी पावर ऑफ डिसीजन जो है, डिसीजन पावर जो है किस तरह से उनमें डेवलप होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर, ये भी ये टीच करते हैं इसके जो फॉलोअर हैं। इसके अलावा ये जो है फोकस सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल रिफॉर्म्स, तो ये वही बात जो पहले की कि रिफॉर्म्स की बात करती है, बदलाव ले आना, इस्लाहात ले आना, कि इसके अंदर जो है इस्लाहात होनी चाहिए, क्या क्या तब्दीलियाँ आनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो है रिफॉर्म्स नेसेसरी इन एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर ज़िंदगी के हर हिस्से में कहता है कि रिफॉर्म्स जो हैं, तब्दीलियाँ बहुत ज़रूरी हैं। तब्दीली आएगी तो तब भी मज़ा आएगा ना, कि अब भी तब्दीली आई हुई माशाल्लाह। तो ये तब्दीली जब आएगी तो इस तरह से जो फिर क्या है, चेंज जब आने से जो क्या है, कुछ ना कुछ बेहतरी आती है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है टीचर हेल्प स्टूडेंट्स लर्न क्रिटिकल इश्यूज़, रिकॉग्नाइजिंग रिकन्स्ट्रक्टिंग एजुकेशन प्रोसेस। तो टीचर जो है वो हेल्प करता है स्टूडेंट की, किस तरह से उसने रिकन्स्ट्रक्ट करना है चीज़ों को, रीऑर्गेनाइज किस तरह से करना है, और किस तरह से जो है क्रिटिकल इश्यूज़ जो हैं उनको किस तरह से जो है हैंडल करना है। तो ये सारी बातें जो हैं इसके अंदर हैं। तो ये थी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी, रिकन्स्ट्रक्टिविज़म। तो इसके बाद कुछ डिस्कस कर लेते हैं एरियाज़ के बारे में। तो अगर हम एरियाज़ ऑफ फ़िलासफ़ी पे बात करें
तो इसमें इसके 3 मेजर एरियाज़ हैं। नंबर 1 है ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी को ये ब्रांच जो है इट डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी, इसका ताल्लुक रियलिटी के साथ है ओंटोलॉजी, और इसको मेटाफिज़िक्स भी कहा जाता है कि इसके अंदर जो है ये इस तरह के सवाल होते हैं कि कायनात किसने बनाई, व्हाट इज़ यूनिवर्स, कायनात है क्या, इसको तख्लीक करने वाला कौन है, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कि अल्लाह ताला की ज़ात ने क्या क्या पैदा किया और उसको कैसे जाना जा सकता है, दुनिया में आने का मकसद क्या है, इंसान का मकसद क्या है पैदा किए जाने का। ये सारी कायनात के बारे में और उसमें रहने वाले तमाम जो मखलूक़ात हैं उनके बारे में, जितनी भी अशिया हैं उनके बारे में सवालात और जवाबात जो हैं रियलिटी बेस्ड, इनकी तलाश जो है ये सारी की सारी ओंटोलॉजी के अंदर आती है। नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरी इसकी ब्रांच है, दूसरा इसका जो एरिया है वो क्या है, एपिस्टीमोलॉजी है। एपिस्टीमोलॉजी इट डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज, इसका ताल्लुक़ जो है नॉलेज के साथ है, यानी इल्म के साथ है। तो ये बताती है कि व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ गुड, यानी कि चीज़ें अच्छी बुरी इस तरह की बातें आगे, जैसा कि वो वैल्यूज़ के अंदर भी आएंगी, लेकिन यहाँ पे नॉलेज की बात होगी। नॉलेज के अंदर इसमें असेसमेंट होगी, जजमेंट होगी, चीज़ों को परखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ रियल नॉलेज क्या है, हकीकी इल्म क्या है, और इल्म जो है कौन सा इल्म फ़ायदा मंद है, कौन सा जो है नुकसानदा इल्म है। तो ये सारी इल्म के बारे में जितनी भी जो है गुफ्तो शनीद होगी, जितनी भी डिस्कशन होगी, वो सारी की सारी क्या कहाँ पे आएगी, एपिस्टीमोलॉजी के अंदर आएगी। तो लास्ट जो इसमें इसका एरिया है, एरिया ऑफ फिलॉसफी, वो है एक्सियोलॉजी। इट डील्स विद द नेचर ऑफ वैल्यूज़, इसका ताल्लुक़ वैल्यूज़ के साथ, इक़दार के साथ है। तो इसमें अगर हम इसको सब डिवाइड कर लें तो इसमें एक आएगा एथिक और एक आएगा एस्थेटिक। एथिक यानी कि अखलाकियात और एस्थेटिक आएगा जमालियात, यानी कि इसमें वैल्यूज़ की अगर बात आएगी तो इसमें सबसे पहले अखलाकियात किस तरह से होनी चाहिए, गुड, डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, मोरालिटी, इस तरह की ये बातें सारी अखलाकियात की, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बुरे तसव्वुरात क्या हैं, बिहेवियर क्या है, एटिकेट्स क्या हैं। तो ये सारी इस तरह की बातें अखलाकियात के दायरा कार के अंदर रहते हुए ये आती हैं एथिक के सर्कल के अंदर, इसके दायरे में। अब अगर दूसरी तरफ बात करें एस्थेटिक की, तो जमालियात यानी कि ब्यूटी की बात आएगी, खूबसूरती की बात, ब्यूटी एंड बैड, इस तरह से कि जो अच्छी चीज़ें क्या हैं, बुरी चीज़ें क्या हैं। तो ये सारी की सारी अच्छाई, बुराई, खूबसूरती, बदसूरती, ये सारी बातें आएंगी एस्थेटिक के अंदर। तो ये क्या है, ये ब्रांच जो है एक्सियोलॉजी, तो ये एरिया जो है ये नेचर ऑफ वैल्यूज़ के बारे में है। तो इसके बाद हमारा जो आखिर में है वो है स्टाइल्स ऑफ फ़िलासफ़ी। अगर हम स्टाइल्स की बात करें तो इसके अंदर एक है स्पेक्यूलेटिव फ़िलासफ़ी, नंबर 2 है एनालिटिकल फ़िलासफ़ी और नंबर 3 है पर्सपेक्टिव फ़िलासफ़ी। अगर हम स्पेक्यूलेटिव फ़िलासफ़ी की बात करें तो ये स्टाइल जो है इसके अंदर इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ओंटोलॉजी के साथ, कि इसका ताल्लुक़ जो है थ्योरी जो है उसकी डेवलपमेंट के साथ है, कि चीज़ों की हकीकत तक पहुंचना, हकीकत तक पहुंचना कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, तो उसके ऊपर तजर्बात करना, सारी की चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती हैं। ठीक है, कंसर्न विद थ्योरी डेवलपमेंट रिगार्डिंग पर्पस ऑफ क्रिएशंस ऑफ मैन, सोसाइटी, यूनिवर्स, etc. इट इज़ रिलेटेड टू एरिया ऑफ ओंटोलॉजी। तो ये ओंटोलॉजी से रिलेटेड कर है। इसके बाद है एनालिटिकल फ़िलासफ़ी। एनालिटिकल यानी एनालाइज करना, तज्ज़िया करना, असेसमेंट करना, जजमेंट करना, एवेलुएट करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये किस एरिया से बिलोंग करेगी, अगर गौर करें तो ये एपिस्टीमोलॉजी से बिलोंग करेगी। तो ये वाला जो है स्टाइल कि इसके अंदर एपिस्टीमोलॉजी यानी कि एरिया ऑफ नॉलेज जो है उसके साथ इसका ताल्लुक़ है, कि नॉलेज के अंदर भी यही चीज़ देखी जाती है कि गलत क्या है, सही क्या है। तो इसकी पहचान जो है वो इसके अंदर आती है एपिस्टीमोलॉजी के अंदर। एक्सप्लेन्स द होल विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स, इट इज़ रिलेटेड टू एरिया ऑफ एपिस्टीमोलॉजी। तो ये इसके साथ रिलेटेड है। और थर्ड जो हमारे पास है स्टाइल वो है पर्सपेक्टिव फ़िलासफ़ी। तो अब इसका अगर हम इस पे गौर करें तो इसका लिंक जो है वो है
एक्सियोलॉजी के साथ। एक्सियोलॉजी के अंदर भी गुड एंड बैड की बात होती है, अच्छे और बुरे की बात होती है, खूबसूरती जमालियात की बात, अखलाकियात की बात है। तो पर्सपेक्टिव के अंदर भी इसी तरह की बातें हैं कि एथिक्स, एस्थेटिक्स, सेंस और एवेलुएशन ऑफ गुड एंड बैड, ब्यूटी, ये सारी बातें इसके अंदर होती हैं। तो ये भी किस से रिलेट करेगी, एक्सियोलॉजी के साथ रिलेट करेगी। तो डियर वीवर्स, स्टूडेंट्स, फेलोज़, ये था फ़िलासफ़ी का लेक्चर। तो ये इस तरह से यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर ये पूरी कंप्लीट फ़िलासफ़ी मुकम्मल हुई। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है हम अगली वीडियो में साइकोलॉजी पर डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा कि एक ही लेक्चर में जो है, एक ही जो है पार्ट के अंदर वो पूरी क्लियर हो जाए, नहीं तो मैक्सिमम 2 पार्ट्स के अंदर उसको क्लियर करेंगे। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उसकी वीडियो जो है यहाँ पे जो है वो भी अवेलेबल आपको हो जाएंगी जल्दी। मैं कर रहा हूँ सारा। और जब से इसी तरह से बाकी ये सारी वीडियो जितने भी लेक्चर हैं टोटल बीएड, एमएड, मास्टर ऑफ एजुकेशन जितने भी हैं तमाम के तमाम जो हैं आपको, इसके अलावा इंटरमीडिएट और बीए में जो है एजुकेशन और मैट्रिक के टॉपिक्स, वो सारे मैंने इसमें जो है अगर आप गौर से देखें तो डिफरेंट स्लाइड्स के अंदर ये सारे जो लेक्चर पड़े हैं उसमें वहाँ पे आप सेपरेटली भी देख सकते हैं। लेकिन ये एज ए होल जो है बुक के शक्ल में जो मैंने ये लेक्चर तैयार किए ताकि आपके, अगर आप एक ही नशिस्त में सुनना चाहें तो आपको वो ये अवेलेबल हों। दुआओं में याद रखिएगा, अपना खूब खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।